हेलो नर्सिंग एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका फिर से स्वागत है मिशन हाई ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस में। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छा मिशन हाई के साथ जुड़े हुए हैं। हर एक वीडियो देखते हैं, हर एक क्वेश्चन आंसर्स वाले वीडियो देखते हैं, हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो देख के अपना जो गोल है उनकी तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। मिशन हाई जल्दी आपके लिए लाइव क्लासेस भी ला रहा है, तो बने रहिए, उसके साथ जुड़े रहिए। और आप जो है उसकी प्रैक्टिस टेस्ट जो है वो भी परचेज कर सकते हैं, बुक्स भी ऑर्डर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ मिशन हाई जो ऐप है, मोबाइल ऐप है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसको? मिशन हाई नर्सिंग नोट्स करके ऐप है, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। मेरा नाम है भगीरथ, जैसे कि आप मुझे जानते ही होंगे अगर आपने मेरे पुराने लेक्चर्स अटेंड करे होंगे। तो आज भी हम जो नर्सिंग एग्ज़ाम्स अलग अलग है, ESIC है, RRB है, DSSSB है, नॉर्सेट है, उसके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है और उसमें भी जो वन लाइनर्स क्वेश्चन है वो देखेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन चालू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस। क्या बोला है? टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस प्रिसिपिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट्स इज कॉल्ड। मसल्स में टेम्पररी एटोनिया देखने को मिलता है, यानी कि मसल का टोन लॉस हो जाता है और वीकनेस मसल में देखने को मिलती है, मसल वीक हो जाते हैं। किसकी वजह से? इमोशनल की अलग अलग वैरायटी ऑफ इमोशनल स्टेट जो होते हैं, जो अलग अलग इमोशंस फील करते हैं, उसकी वजह से अगर मसल्स में लॉस देखने को मिलता है, उसकी टोन में लॉस देखने को मिलता है, वो भी टेम्पररी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? आपके ऑप्शन है ए कैटाप्लेक्सी, ऑप्शन बी कैथारसिस, ऑप्शन सी कंपल्जन एंड ऑप्शन डी कन्फेब्युलेशन। आप अपने अपने आंसर्स नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसका रैशन भी पता है, दूसरे जो ऑप्शंस है उसका मतलब भी पता है, तो आप नीचे कमेंट में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, उसका आंसर रहेगा आंसर ए कैटाप्लेक्सी। क्या होता है कैटाप्लेक्सी? मतलब अ टेम्पररी लॉस ऑफ मसल टोन एंड वीकनेस, किसकी वजह से? अलग अलग इमोशनल स्टेट्स में देखने को मिलता है, उसको क्या बोलेंगे? कैटाप्लेक्सी। दूसरा जो ऑप्शन है वो है कैथारसिस। कैथारसिस किसको बोलते हैं? जब कोई भी पर्सन जो है वो अपनी जो फीलिंग है, अपने इमोशंस है, वो किसी चैनल के थ्रू अगर एक्सप्रेस करता है, जो भी उसके अंदर भावनाएं हैं, उसके जो इमोशंस है, जो भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस है, वो एंगर हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, वो किसी चैनल के थ्रू या फिर स्पेसिफिकली अगर बोलूँ तो किसी आर्टिस्टिक वे में, डांस हो गया, प्ले हो गया, म्यूजिक हो गया, अगर उस चैनल के थ्रू एक्सप्रेस करता है तो उसको हम बोलेंगे कैथारसिस। क्या बोलेंगे? कैथारसिस। और ऑप्शन सी है कंपल्शन। तो हमें पता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसीज नाम का डिसऑर्डर है, उसमें एक होता है ऑब्सेशन, एक होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन किसको बोलते हैं? अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स जो माइंड में आते रहता है, जो हमारे कुछ काम के नहीं है पर रिपीटेटिव है, बार बार आते रहते हैं, और उसी रिपीटेटिव थॉट्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो एक्शन करते हैं उसको बोलेंगे कंपल्शन। मतलब मान लो किसी को ऑब्सेशन है सिक्योरिटी का, कि वो घर का दरवाजा भी बंद कर ले तो भी उसको सोने के बाद ऐसा मगज में रहता है कि यार दरवाजा ठीक से बंद किया या नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, एक बार देख लेता हूँ, और वो खड़े होकर जो देखने जाता है उसको हम बोलेंगे कंपल्शन। क्या बोलेंगे? कंपल्शन। और जो रिपीटेटिव थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं कि बंद किया है, नहीं किया है, क्या हुआ है, वो थॉट्स, उनको हम बोलेंगे ऑब्सेशन। और उसके ऑब्सेशन का जो एक्शन होता है उनको हम बोलेंगे कंपल्शन। और इस पूरे डिसऑर्डर को बोलेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, यानी कि OCD। एंड नेक्स्ट ऑप्शन डी है कन्फेब्युलेशन। कन्फेब्युलेशन क्या होता है कि किसी पेशेंट की जो मेमोरी है, उसकी पास्ट जो भी मेमोरी है, उसमें गैप्स देखने को मिलता है। वो कोई भी पूरी मेमोरी याद नहीं रख सकता, उसके बीच बीच में गैप देखने को मिलते हैं, और वो उस गैप को फील करने के लिए खुद की इमेजिनरी स्टोरी बना देता है। ये वैसे हम सब करते हैं, जब हम रात में कोई सपना देखते हैं और सुबह किसी को बताते हैं तो पूरा सपना थोड़ी याद रहता है, उसमें से थोड़े थोड़े जो गैप होते हैं वो खुद हम अपनी स्टोरी बना के उसमें जोड़ देते हैं। पर वैसे ही अगर कोई व्यक्ति
जागते हुए, और वो भी सपना नहीं, रियलिटी में जो उसके साथ जो भी घटनाएं हुई हैं, जो भी मेमोरीज है, उसके गैप को वो फिल करने के लिए इमेजिनेटिव स्टोरी बनाता है, उसको हम बोलेंगे कन्फेब्युलेशन। ठीक है, अगर मसल टोन लॉस होता है तो उसको हम बोलेंगे कैटाप्लेक्सी, वेराइटी ऑफ इमोशन की वजह से जो भी इमोशंस जो है उसको वो एक्सप्रेस करता है, स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, उसको बोलेंगे कैथारसिस। कंपल्शन किसको बोलते हैं? ऑब्सेशन का जो एक्शन होता है वो कंपल्शन, एंड कन्फेबुलेशन इज द इमेजिनेटिव स्टोरी टू फिल द गैप बिटवीन द मेमोरीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। तो व्हाट इज आवर सेकंड क्वेश्चन? विच ऑफ द बायोकेमिकल मार्कर डिटेक्टेड इन अ मदर्स ब्लड इन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट? आपके ऑप्शन है अल्फा फिटोप्रोटीन, ए, बी है एस्कॉर्बिक एसिड यानी विटामिन सी, सी ऑप्शन है अल्कलाइन फॉस्फेट, एंड ऑप्शन डी है एमाइनो एसिड्स। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर है बच्चे को अगर डिटेक्ट करना है तो उसके लिए मदर के ब्लड में कौन सा बायोकेमिकल मार्कर जो है वो डिटेक्ट करेंगे? ठीक है, आपका आंसर रहेगा आंसर ए, अल्फा फिटोप्रोटीन। तो जेस्टेशनल वीक मान लो 15 से 18 वीक, कितने वीक में? 15 से 18 वीक्स के बीच में एएफपी करते हैं, यानी कि अल्फा फिटोप्रोटीन टेस्ट करते हैं, तो वो नॉर्मल रेंज कितनी होती है? 10 से 150 होती है। कितनी? 10 से 150 एनजी पर ml। कितनी होती है? 10 to 150 एनजी पर ml। कितने वीक में? 15 से 18 वीक्स में। अगर ये लेवल 150 से ज्यादा आता है तो कौन सी कंडीशन हमें देखने को मिलेगी? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। पर अगर एएफपी 10 से कम आता है तो डाउन सिंड्रोम होने की संभावना है। डाउन सिंड्रोम, ठीक है। एएफपी नॉर्मल कितना होता है प्रेग्नेंट लेडी में? 10 से 18 वीक के 15 से 18 वीक के जेस्टेशन में 10 से 150 ml, 10 to 150 एनजी पर ml। अगर ज्यादा होता है तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, और कम होता है तो डाउन सिंड्रोम होने की आवश्यकता है, संभावनाएं है, आई एम सॉरी। तो सही ऑप्शन है अल्फा फिटोप्रोटीन। अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। आवर थर्ड क्वेश्चन इज अदर नेम फॉर हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी इज। यहाँ पे कमिटी है जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, या फिर प्रिवेंटिव हेल्थ नर्सिंग, या प्रिवेंटिव एंड सोशल साइंस, जो भी आप बोल लो, उसमें कमिटीज आती है। उसमें ये कमिटी दी गई है, उसका नाम पूछा गया है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी, किसका नाम था? ऑप्शन ए है भोर कमिटी, ऑप्शन बी है करतार सिंह कमेटी, ऑप्शन सी मुदालियर कमेटी, एंड ऑप्शन डी मुखर्जी कमेटी। देखो, दो कमेटी है जिसके नाम है ना बहुत आसपास है, मतलब एक कमेटी है जिसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी, और एक कमेटी है जिसका नाम है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। कौन सी? हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। तो इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, डेवलपमेंट में प्लानिंग लिख के आते हैं, प्लानिंग में डेवलपमेंट लिख के आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है? आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए भोर कमेटी। कौन सी है? हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी 1943 में आई थी। कब आई थी? 1943 में। और हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी है? मुदालियर कमेटी। जनरली क्या होता है नर्सिंग प्रोसेस, आपको सबको पता ही होगा ना। नर्सिंग प्रोसेस में क्या होता है? पहले प्लानिंग होता है, बाद में इम्प्लीमेंटेशन होता है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा सोचो कि पहले डेवलपमेंट कमेटी आई, उसके बाद प्लानिंग कमेटी आई। क्या हुआ? पहले डेवलपमेंट कमेटी आई, कौन सी? भोर कमेटी। उसके बाद मुदालियर कमेटी आई प्लानिंग लेके। पहले डेवलपमेंट हुआ, बाद में प्लानिंग हुआ, मतलब पहले भोर कमेटी हुआ सर्वे एंड डेवलपमेंट, एंड उसके बाद में आई मुदालियर कमेटी, वो है हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी। करतार सिंह कमेटी किसके लिए जानी जाती है? वो है MPHW
कमेटी के नाम से जानी जाती है, क्योंकि उसने MPHW के लिए अपने जो सर्वे में, अपने रिपोर्ट में बताया था। और मुखर्जी कमेटी में क्या रिपोर्ट दिया है, उन्होंने सजेस्ट किया था कि जो देश के सिटीजन्स है उसको बेसिक से बेसिक जो हेल्थ नीड है वो मिलनी ही चाहिए, जो बेसिक हेल्थ केयर है वो उनको मिलनी ही चाहिए, वैसा सुझाव मुखर्जी कमेटी ने दिया था। तो हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमेटी कौन सी है, बोर कमेटी। एंड प्लानिंग कमेटी कौन सी है, मुदालियर कमेटी। फोर्थ क्वेश्चन इज द हेल्यूसिनेशन इन विच the content is consistent with either a depressed or manic mood is called। आपके ऑप्शन है ए सोमेटिक हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन बी मूड कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी मूड इनकॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन एंड ऑप्शन डी हैप्टिक हेल्यूसिनेशन। क्या पूछा है, यहाँ पे बाइपोलर मूड डिसऑर्डर की बात करी गई है। जब कोई पेशेंट बाइपोलर मूड डिसऑर्डर के साथ आता है, यानी मेनिया एंड डिप्रेशन, बहुत कंडीशन उसके एक साथ एक साइकिल में आती है, ठीक है, उसको बाइपोलर बोलेंगे। अब उसको कभी कभी जो है मैनिक एपिसोड आएगा, कभी कभी डिप्रेसिव एपिसोड आएगा। इनमें इनको हेल्यूसिनेशन भी देखने को मिलेगा, इसके साथ साथ डेल्यूजन भी देखने को मिलेगा। तो हमें ऐसा पूछा है कि ऐसा कौन सा हेल्यूसिनेशन है उसमें जो उसका हेल्यूसिनेशन है वो डिप्रेस्ड और मेनियक मूड में सेम ही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मूड कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन। क्या बोलेंगे, मूड कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन। जो हेल्यूसिनेशन है वो उसके मूड को मैच हो रहा हो तो उसको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट, और उसके मूड को मैच नहीं हो रहा हो तो उसको क्या बोलेंगे, मूड इनकॉन्ग्रुएंट। अगर एग्जांपल देख के मैं बताऊं तो मान लो कोई पेशेंट अभी मैनिक एपिसोड में है, ठीक है, और मैनिक एपिसोड में उसको डेल्यूजन कौन सा आता है, ज़्यादातर डेल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। उसको ऐसा लगेगा कि मैं सुपर हीरो हूँ, आई एम ए सुपर हीरो और मुझे धरती को बचाना है, वैसा उसको डेल्यूजन होगा। तो उसको हेल्यूसिनेशन भी उसी तरीके का होगा, उसको लोग उड़ते हुए दिखेंगे, सुपर विलन्स दिखेंगे, लोग वो 10-15 लोगों को एक साथ मार रहा है, वैसे उसको हेल्यूसिनेशन होगा। तो वो कैसा हुआ, कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन हुआ। और मान लो कि वो डिप्रेसिव स्टेट में है, और डिप्रेसिव स्टेट में वो कोई ऐसी खबर सुनता है कि मान लो कोई पेट जो है, पड़ोसी का पेट मर गया है, तो वो पेट मरने से वो इतना निराश हो जाएगा कि खुद को सुसाइडल जो है थॉट्स आने लगेंगे। तो वो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ, कि उसका जो मूड का स्टेट है उसके साथ उसके हेल्यूसिनेशन मैच कर रहा है, तो क्या हुआ, कॉन्ग्रुएंट हुआ। पर अगर वो मैनिक मूड में है पर उसको हेल्यूसिनेशन डिप्रेसिव वाले आ रहे हैं तो वो क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशन होगा। क्या होगा, इनकॉन्ग्रुएंट। अगर मूड के साथ मैच मतलब कॉन्ग्रुएंट, मिसमैच मतलब इनकॉन्ग्रुएंट। यहाँ पे एक और दिया है सोमैटिक डिसऑर्डर। सोमैटिक हेल्यूसिनेशन किस में देखने को मिलता है, सोमैटिक डिसऑर्डर मतलब कि उसको कोई बॉडी फिजिकल सिम्टम्स होते नहीं है, फिर भी उसको ऐसा लगता है कि हाथ पैर दर्द कर रहे हैं ये वो, तो वो सोमैटिक हेल्यूसिनेशन हुए। और लास्ट में दिया था हैप्टिक हेल्यूसिनेशन, तो ये टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन ही है। कौन सा, टेक्टाइल, यानी सेंस ऑफ टच। अगर कोई स्टिमुलाई है नहीं फिर भी उसको सेंस ऑफ टच फील हो रहा है तो वो क्या होगा, हैप्टिक हेल्यूसिनेशन, अदर नेम इज टेक्टाइल हेल्यूसिनेशन। गेट इट, मूड कॉन्ग्रुएंट हेल्यूसिनेशंस आर दोज हेल्यूसिनेशन हु आर मैच्ड विद द मूड। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। द एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्बेलिकस मतलब कि अम्बेलिकल कॉर्ड is inserted through the membranes of placenta is known as। यहां पूछा गया है कि अम्बेलिकल कॉर्ड का जो इंसर्शन है जनरली कैसे होता है, जो प्लेसेंटा है उसके बीच में होता है। ये प्लेसेंटा है, ठीक है, ये सब वेन्स, और यहाँ पे बीच में एकदम क्या होगा, अम्बेलिकल कॉर्ड जो होगी वो इंसर्ट होगी। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि ऐसी कौन सी एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें जो अम्बेलिकल कॉर्ड है वो एक मेम्ब्रेन के थ्रू प्लेसेंटा के साथ इंसर्ट होगी। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सक्सेंटुरिएट, ऑप्शन बी बेटलडोर, ऑप्शन सी मार्जिनल एंड ऑप्शन डी वेलामेंटोस। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, अगर मेम्ब्रेन आता है एम तो याद रखना है मेंटस, मतलब
एम मतलब मेम्ब्रेन, ये याद रख के वेलामेंटस याद रखना है। वेलामेंटस में क्या होगा कि एक प्लेसेंटा जो होगी, ठीक है, ये एकदम डायरेक्ट प्लेसेंटा के थ्रू कॉर्ड जो है वो इंसर्ट नहीं होगी, पर इसके आगे एक मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगी। यहाँ पे प्लेसेंटा के ऊपर यहाँ पे एक मेम्ब्रेन दिखेगा, उस मेम्ब्रेन के साथ कॉर्ड अटैच होगी और वो मेम्ब्रेन जो है प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा, उसको हम बोलेंगे वेलामेंटस। मतलब कि मेम्ब्रेन के साथ प्लेसेंटा, मेम्ब्रेन के साथ जो है अम्बिलिकस वो है जो इंसर्ट होगा। सक्सेंटुरिएट किसको बोलते हैं? तो भाई एक तो है मेन प्लेसेंटा, और भी मेन प्लेसेंटा के बाजू में इधर छोटी सी एक एसेसरी लोब देखने को मिलता है। एक तो ये मेन है, ठीक है, इस पे कॉर्ड अटैच है मेन प्लेसेंटा के साथ। इसके बाजू में एक छोटी सी एक एसेसरी लोब देखने को मिलता है जो इसके साथ कनेक्टेड होता है वेसल्स के साथ, वो होगी सक्सेंटुरिएट प्लेसेंटा। यानी कि मेन प्लेसेंटा के बाजू में एक एसेसरी लोब देखने को मिलता है, उसको हम बोलेंगे सक्सेंटुरिएट प्लेसेंटा। और ये बेटलडोर एंड मार्जिनल आर बोथ आर सेम। उसमें क्या होता है, प्लेसेंटा के मार्जिन पर, यहाँ पे सेंटर में हुआ था, पर यहाँ का कहाँ होगा, प्लेसेंटा के मार्जिन, मतलब उसकी जो मार्जिन का पार्ट है यहाँ सेंटर होगा, सेंट्रल नॉर्मल है, पर अगर मार्जिन के साथ अटैच होती है तो वो बेटलडोर या फिर मार्जिनल इंसर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा आंसर डी, वेलामेंटस। हमारा अगला प्रश्न है, मिस्टर राजू सेज दैट ही इज द फर्स्ट लीड ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज बोर्न विथ अ स्पेशल मिशन इन लाइफ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। जैसे हमने इसके आगे के क्वेश्चन में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं मिस्टर राजू, क्या ही इज द फर्स्ट लीड ऑफ द वर्ल्ड एंड ही इज बोर्न विथ अ स्पेशल मिशन इन लाइफ, दीज आर द सिम्टम्स ऑफ। तो ये कौन से डेल्यूजन के सिम्टम्स है? आपके ऑप्शन है ऑटोक्थोनस डेल्यूजन, ऑप्शन बी डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर, ऑप्शन सी डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, या फिर ऑप्शन डी डेल्यूजन ऑफ रेफरेंसेस। तो आपने अगर ध्यान से सुना होगा तो मैंने इसके पहले के लेक्चर में पहले के क्वेश्चन में बोला है कि अगर उसको ग्रैंडियोसिटी फील होती है, मतलब कि जो है उससे काफ़ी अलग और सबसे ज़्यादा महान और मैं ही सबसे अच्छा हूँ ऐसा फील होने की भावना जो होती है उसको किस में हम डालते हैं, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। किस में डालेंगे, डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। तो इसका सही आंसर होगा डेल्यूजन ऑफ ग्रांडियोर। इसके साथ देखते हैं ऑटोक्थोनस डेल्यूजन मतलब क्या होता है। मान लो दो इंसान बात कर रहे हैं, ठीक है, एकदम नॉर्मल बात चल रही है, क्या हो, कैसा चल रहा है लाइफ में, काम में कैसा चल रहा है, और सडनली आउट ऑफ नोवेयर एक पर्सन बोल देता है, अरे तू तो एलियन है यार। कोई कॉज नहीं है, कोई रिलेवेंस नहीं है, और कोई भी अलग ही बात चल रही थी, उससे हटके जिसका मतलब कोई सेंस नहीं बनता वैसी बात बोल दी। क्या बोल दी, अरे तू तो एलियन है। ऐसे डेल्यूजन को क्या बोलेंगे, ऑटोक्थोनस डेल्यूजन। मतलब सडन आउट ऑफ नोवेयर विदाउट एनी कॉज जो डेल्यूजन देखने को मिलते हैं वो ऑटोक्थोनस डेल्यूजन होते हैं। सी है डेल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। इसके पहले के लेक्चर में परसिक्यूशन के ऊपर बात हो चुकी है कि अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि सारी दुनिया मुझे हर्ट कर रही है, मुझे मारने के चक्कर में है, मुझे हार्म करेगी, मेरी फैमिली वालों को हार्म करेगी, वैसा अगर डेल्यूजन रहता है तो वो परसिक्यूशन में आएगा। एंड ऑप्शन डी है डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस। डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में क्या आता है कि अगर कोई व्यक्ति के आसपास का जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट में जो भी घटनाएं हो रही है उससे उसका कुछ लेना देना है नहीं वैसे, पर उस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि ये मेरे लिए हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस। फॉर एग्जांपल, अगर दो लोग बात कर रहे हैं दूर, उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का सुनाई दे रहा है, उसको लगेगा ये मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। अगर कहीं दूर पे कहीं रेलवे स्टेशन पे बैठे हैं तो लोग बातें कर रहे हैं, वो हंस रहे हैं, तो उनको लगेगा अरे यार ये तो मेरे पे हंस रहे हैं। तो ये जो डेल्यूजन है इसको हम बोलेंगे डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस, की खुद से जोड़ देना, किसी भी चीज़ को अपने आजू बाजू को खुद से जोड़ देना। अगर म्यूनसिपाल्टी ने घर के बाहर खड्डा कर दिया है तो उसको अरे यार ये खड्डा मेरे लिए करा है, मेरे को गिराने के लिए वो किस में आएगा, डेल्यूजन ऑफ रेफरेंस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। व्हाट इज द कंडीशन
इन विच चिल्ड्रन इज पुलिंग आउट हेयर। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें बच्चा जो है अपने बाल ऐसे खींचने लगता है, ऐसे गुस्से में नहीं, पर उसको एक कंडीशन का नाम ही है। बच्चे की वैसे आदत रहती है गुस्से में बाल खींचना, पर ये एक ऐसी कंडीशन ही है जिसमें बच्चे अपने बाल नोचने लगते हैं, नोच नोच के उखाड़ देते हैं काल्प में से। उस कंडीशन का क्या नाम है? आपका ऑप्शन है ए ट्रिकोटिलोमेनिया, ऑप्शन बी एक्रोफोबिया, ऑप्शन सी एमिप्रामाइन एंड ऑप्शन डी ओलानज़ेपेन। देखो ये दोनों तो मेडिसिन है, तो ये दोनों तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये क्या है? ये ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। ओलानज़ेपाइन क्या है? एटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। एटिपिकल एंटी साइकोटिक। तो ये दोनों नहीं आएगी। एक्रोफोबिया मतलब क्या होता है? जिसको ऊंचाई से डर लगता है, अ फियर ऑफ हाइट, इसको क्या बोलेंगे? एक्रोफोबिया। तो बचा क्या? ऑप्शन ए ट्रिकोटिलोमेनिया। इसको बोलेंगे जो बच्चे को बाल खींचने की, नोचने की आदत होती है, इसको क्या बोलेंगे? ट्रिकोटिलोमेनिया। ऐसा ही एक और शब्द है जिसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया। क्या बोलते हैं? क्लेप्टोमेनिया। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं क्लेप्टोमेनिया? जिसको चोरी करने की आदत हो, हालांकि उस चीज़ को उसको नीड नहीं होती है, वो चीज़ मतलब उसकी लाइफ में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आती है, पर फिर भी वो चोरी करता है। तो वो चोरी करने की जो उसको आदत होती है उसको क्लेप्टोमेनिया बोलते हैं। वो उसको रिटर्न भी कर देता है कि यार मुझे ऐसी बीमारी है, उसको इनसाइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनसाइड प्रेजेंट होता है मेनिया में, क्लेप्टोमेनिया में भी प्रेजेंट होता है, और वो चीज़ें लौटा भी देता है, पर उसको बीमारी है इसीलिए उसका नाम है क्लेप्टोमेनिया। जो चोरी करते हैं उसको क्लेप्टोमेनिक नहीं बोलते, ये एक्चुअल में एक बीमारी है क्लेप्टोमेनिया। ठीक है। और एक मेनिया है, जैसे अगर एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर है किसी को तो उसको भी मेनिया बोला जाता है। उसका क्या नाम है? निम्फोमेनिया। ठीक है, जैसे ट्रिकोटिलोमेनिया हुआ, क्लेप्टोमेनिया हुआ, वैसे ही निम्फोमेनिया मतलब एक्सेसिव सेक्सुअल डिजायर। एक्सप्रेशन पे आएंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर इंक्लूडेड इन सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर एक्सेप्ट। क्या पूछा है? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर है, उसमें से कौन सी कंडीशन आएगी? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट पूछा है। क्या पूछा है? एक्सेप्ट। मतलब 3 ऐसी कंडीशन है जो उसमें आएगी और एक जो है वो नहीं आएगी। सोमेटोफॉर्म मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले क्या होता है सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में, कि उसमें बॉडी में कोई ऑर्गेनिकली कुछ भी बीमारी नहीं होती है, पर फिर भी उसको सिम्टम फील होता है, उसको बोलेंगे सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर्स। इस आपका ऑप्शन दिए है कन्वर्जन डिसऑर्डर्स, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर, पेन डिसऑर्डर एंड एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या रहेगा इसका सही आंसर? इसका राइट आंसर है एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्यों? क्योंकि ये तो ईटिंग डिसऑर्डर है। कौन सा डिसऑर्डर है? ईटिंग डिसऑर्डर है। तो कौन सी 3 कंडीशन देखने को मिलेगी? कन्वर्जन डिसऑर्डर देखने को मिलेगा। भाई कन्वर्जन डिसऑर्डर का मतलब क्या होता है? इमोशनल जो भी उसका मेंटल स्टेट है, अभी फिलहाल जो भी फील कर रहा है, जो भी इमोशन उसके दिमाग में चल रहा है, उसको फिजिकल सिम्टम्स के रूप में बाहर आता है, उनको बोलेंगे कन्वर्जन डिसऑर्डर। ठीक है। दूसरा है बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। मतलब जो इसमें क्या होता है कि उसको हमेशा ऐसा लगता है कि मुझ में कोई डिफॉर्मिटी है, उसको एक ऐसा मन में एक ऐसा बन जाता है डेल्यूजन तो नहीं कह सकते, पर ऐसी क्या बोलते हैं उसको, एक डिसऑर्डर हो जाता है जिसको उसको ऐसा लगता है कि मुझ में कोई डिफॉर्मिटी है, जैसे कि नाक टेढ़ा है, या फिर मेरी आंखें ऐसी है, मेरे हाथ ऐसे ऊपर नीचे है, मेरा स्केलेटल ठीक नहीं है, मेरी स्किन में ये प्रॉब्लम है। डिफॉर्मिटी का जो उसको रहता है बॉडी डिस्मॉर्फिक, उसको बोलते हैं बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर। ये भी किस में आता है? सोमेटोफॉर्म डिसऑर्डर में। एंड लास्टली पेन डिसऑर्डर, मतलब कि बॉडी में पेन फील होना विदाउट एनी ऑर्गेनिक कॉज। ठीक है, पर एनोरेक्सिया नर्वोसा इसमें नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वो ईटिंग डिसऑर्डर है।
टाइम इंटरवल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस इज नॉन एज, मतलब कोई भी डिजीज का फर्स्ट केस जो प्राइमरी केस हमें देखने को मिलता है उसके और सेकेंडरी केस के बीच में जो अंतर होता है उसको हम क्या बोलेंगे? इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड, सीरियल इंटरवल या फिर विंडो पीरियड। 4 ऑप्शन आपके पास है, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन, इंट्रिंसिक, सीरियल इंटरवल या फिर विंडो पीरियड। क्या बोलेंगे इसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी के बीच में जो गैप होता है उनको क्या बोलेंगे? सीरियल इंटरवल। क्या बोलेंगे? सीरियल इंटरवल। इसके बीच में प्राइमरी एंड सेकेंडरी केस के बीच में। ठीक है, क्लियर? क्या पूछा है? इंटरवल इधर पूछा, ये क्वेश्चन में ही है इंटरवल, और आंसर में भी क्या है? इंटरवल, सीरियल इंटरवल। एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड किसको बोलेंगे? अगर मलेरिया का एग्जांपल ले तो जब मलेरिया का जो पैरासाइट है वो मॉस्किटो के अंदर एंटर होता है, ठीक है, और वो टाइम से लेकर जब वो मॉस्किटो को इन्फेक्ट करता है, किसको? मॉस्किटो को, वो पीरियड को क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। क्या बोलेंगे? एक्सट्रिंसिक। कहाँ से कहाँ तक? मॉस्किटो के अंदर जो है पैरासाइट एंटर हुआ और मॉस्किटो को इन्फेक्ट किया, तब तक क्या होगा? एक्सट्रिंसिक। अब वो मॉस्किटो आके ह्यूमन को काटा, ठीक है, अब वो काटने में, मतलब जब काटा तब क्या होगा? मॉस्किटो ऑलरेडी इन्फेक्शियस है और पैरासाइट अंदर एंटर होंगे। उससे लेके जो फर्स्ट सिम्टम दिखता है उनके बीच में जो टाइम है उसको हम बोलेंगे इंट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है, क्या हुआ? मॉस्किटो के अंदर जो देखने को मिलता है, जो बाहर की बॉडी के बाहर जो होस्ट है, जो कैरियर है, एक तरीके से देखा जाए तो उसमें जो इंक्यूबेशन पीरियड है उसको एक्सट्रिंसिक, बॉडी में है उसको इंट्रिंसिक। लास्ट में है विंडो पीरियड। विंडो पीरियड किसको बोलते हैं? तो एग्जांपल लेते हैं HIV का। जब HIV का वायरस बॉडी में एंटर होता है और जब हमारी बॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है, वो ये वायरस है तो इसके सामने एंटीबॉडी प्रोड्यूस होंगे। अब वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस होके जब कोई भी हम टेस्ट करते हैं उसमें डिटेक्ट होता है। कहाँ से लेके? जब बॉडी में HIV एंटर हुआ और टेस्ट में डिटेक्ट, इन दोनों के बीच में जो समय होता है इनको बोलेंगे विंडो पीरियड। इसको जब बॉडी में एंटीजन एंटर होता है और इतने सफिशिएंट एंटीबॉडी बन जाते हैं कि वो टेस्ट में डिटेक्ट हो पाए, उसको हम बोलेंगे विंडो पीरियड। और उसके बाद जब सिम्टम पहला दिखेगा उसको हम बोलेंगे इंक्यूबेशन पीरियड। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि HIV का जो वायरस है वो बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होता है, पर वो विंडो पीरियड में होने की वजह से टेस्ट में भी नहीं दिखता है। ठीक है, तो उसके लिए हमें बार बार टेस्ट करवाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पूछा गया है। क्यों? क्योंकि इसमें एक तरीके से कॉन्ट्राइंडिकेशन पूछे है और एक्सेप्ट पूछा है, मतलब एक तरीके से इंडिकेशन पूछा है। क्या पूछा है? इंडिकेशन। तो यहाँ पे 3 जो ऑप्शन होंगे वो कॉन्ट्राडिक्शन होंगे कि उसमें बिल्कुल नहीं करना है। क्या नहीं करना है? इंडक्शन ऑफ लेबर। और एक कंडीशन होगी जिसमें आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, प्लेसेंटा प्रीविया, फीटल मैक्रोसोमिया, कॉर्ड प्रेजेंटेशन एंड सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। कौन सी कंडीशन में आप इंडक्शन ऑफ लेबर जो है कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन में नहीं कर सकते, ये आपको पता होना चाहिए और क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ के समझना चाहिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ इंडक्शन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, मतलब 3 कंडीशन जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और एक नहीं है। ठीक है, किसमें कर सकते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर? प्लेसेंटा प्रीविया में कर सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया का मतलब क्या होता है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है और जो सर्विक्स का ओपनिंग होता है, इन दोनों के बीच में प्लेसेंटा आ जाती है, कवर कर देता है। उस सर्वाइकल ओपनिंग को प्लेसेंटा कवर कर देती है, उसको बोलेंगे प्लेसेंटा प्रीविया। फीटल मैक्रोसोमिया मतलब बिग बेबी, डायबिटीज़ की वजह से जो बेबी साइज बढ़ जाती है उसको फीटल मैक्रोसोमिया बोलेंगे। कॉर्ड प्रेजेंटेशन जिसमें प्रेजेंटिंग पार्ट के आगे अम्बेलिकल कॉर्ड आ जाती है, यानी कॉर्ड प्रेजेंटेशन। सिफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन मतलब बेबी का हेड और जो पेल्विक मदर का पेल्विस है
उसके प्रोपोर्शन में वो एकदम फिट नहीं होता है, साइज हेड की ज़्यादा होती है तो वो उस बोन स्ट्रक्चर में से पास नहीं हो सकता, उसको बोलेंगे सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन। तो प्लेसेंटा प्रीविया है वो कॉन्ट्राइंडिकेशन है पहला, उसमें इंडक्शन ऑफ लेबर नहीं कर सकते, कोर्ड प्रेजेंटेशन में भी नहीं कर सकते, एंड सेफेलोपेल्विक डिस्प्रोपोर्शन में तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो क्या बचा? फीटल मैक्रोजोमिया। तो फीटल मैक्रोजोमिया इज द राइट आंसर, क्योंकि फीटल मैक्रोजोमिया में आप इंडक्शन ऑफ लेबर कर सकते हैं और नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। तो जैसे मैं हर लेक्चर में बात करता हूँ, मिशन हाई ने जो अभी ESIC की एग्ज़ाम बहुत करीब आ रही है के लिए स्पेशल एक बुक निकाली है जिसमें 20 मॉडल पेपर है, इसके साथ साथ आंसर शीट भी दी गई है, OMR शीट आपकी प्रैक्टिस के लिए। ये क्वेश्चन एकदम नए हैं, आपने शायद ही कहीं देखे होंगे वैसे क्वेश्चन हैं, और काफ़ी एक्सपर्ट फैकल्टीज़ के द्वारा तैयार किया हुआ है। तो आज ही परचेस करिए और स्टडी करिए, चालू रखिए, नए क्वेश्चंस देखिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस आपकी नज़रों के नीचे से गए होंगे ना, उतने ही आपके लिए बेनिफिशियरी है। इसके साथ साथ जो ESIC नर्सिंग ऑफिसर के लिए एक चैम्पियन टेस्ट सीरीज़ भी निकाली है, जो आप अपने मोबाइल में ले सकते हैं, परीक्षा से पहले परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। वे जैसे ही एग्ज़ाम में जिस टाइप का क्वेश्चन पेपर होता है वैसे ही इसमें आप टेस्ट दे सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं आपके मोबाइल पे। 50% डिस्काउंट के साथ आपको मिलेगा, और इसको परचेज़ करने के लिए आप missionhighnurses.com और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर अ प्रेग्नेंट मदर विथ क्रोनिक हाइपरटेंशन। एक प्रेग्नेंट मदर है जिसको क्रोनिक हाइपरटेंशन है, तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी होगी? जैसे आपको पता ही होगा कि अगर कोई मदर प्रेग्नेंट होती है तो कोई भी ड्रग उसको नहीं दे सकता है। क्यों? क्योंकि काफ़ी ऐसी ड्रग होती है जो कैसी होती है? टेरेटोजेनिक होती है। कैसी? टेरेटोजेनिक मतलब टेरेटोजेनिक। टेरेटोजेनिक का मतलब क्या होता है? वैसी ड्रग जो मदर के थ्रू फीटस तक पहुंच सकती है, और फीटस और जो उसका जब फीटस बर्थ हो जाता है तो चाइल्ड, उन दोनों में उसकी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकती है। वैसी ड्रग्स को क्या बोलेंगे? टेरेटोजेनिक ड्रग। तो जो भी टेरेटोजेनिक ड्रग होगी वो हमें अवॉइड ही करनी है, पर इसके साथ साथ कुछ तो देना पड़ेगा ना। अगर मदर क्रोनिक हाइपरटेंसिव है तो उसको कुछ तो देना पड़ेगा। तो आपके ऑप्शन है आपके सामने, ये मिथाइल डोपा, एटेनोलॉल, डाइजापाम या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो जैसे मैंने बात करी, टेरेटोजेनिक ड्रग नहीं दे सकते, मतलब कि ऐसी ड्रग जो फीटस के ऊपर इफेक्ट करती है वो नहीं दे सकते। तो वैसी ड्रग देनी पड़ेगी जो सेंट्रली एक्टिंग हो। कैसी हो? सेंट्रली एक्टिंग। और वो कौन सी है? ऑप्शन ए, मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव। सॉरी थोड़ी मिस्टेक होगी मेरे से लिखने में। कैसी है मिथाइल डोपा? सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव है, वो सेंट्रली काम करती है और टेरेटोजेनिक नहीं है, मतलब फिटस के ऊपर उसकी साइड इफेक्ट नहीं होगी, वो डायरेक्टली मदर के हाइपरटेंसिव के ऊपर काम करेगी और विदाउट एनी साइड इफेक्ट टू द फिटस वो जो है क्रोनिक हाइपरटेंशन को एज अ ट्रीटमेंट काम में आती है। ठीक है। डाइजापाम तो बिल्कुल नहीं दे सकते क्योंकि ये तो हाइपरटेंसिव भी नहीं है, एंटी हाइपरटेंसिव भी नहीं है। मैग्नीशियम सल्फेट कब देते हैं? प्री एक्लेम्सिया में। कब देते हैं? प्री एक्लेम्सिया में। इसको प्रिवेंट करने के लिए एक्लेम्प्टिक सीजर को प्रिवेंट करने के लिए, मतलब प्री एक्लेम्सिया से सीजर तक ना जाए, एक्लेम्प्टिक सीजर तक ना पहुंचे, उस कंडीशन को प्रिवेंट करने के लिए मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं। क्या देते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। और एटेनोलॉल कौन सी ड्रग है?
जिसके पीछे लोल लोल आता है वो कौन सी ड्रग होती है? बीटा ब्लॉकर होती है। कौन सी होती है? बीटा ब्लॉकर्स। और ये बीटा ब्लॉकर भी जो है कार्डियक आउटपुट के ऊपर इफेक्ट करेगी। क्या करेगी? मदर का जो कार्डियक आउटपुट है उसके ऊपर इफेक्ट करेगी, और वो जो कार्डियक आउटपुट के ऊपर इफेक्ट होने की वजह से फीटस के ऊपर भी उसका इफेक्ट पड़ता है। इसी वजह से एटेनोलोल भी नहीं दे सकते। इसलिए कौन सी बची? मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा इज अ सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। मैग्नीशियम सल्फेट कब देंगे? प्री एक्लेम्सिया में। इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर प्री एक्लेम्सिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। यहाँ पे प्रोबेबल साइन पूछा गया है। क्या साइन पूछा गया है? प्रोबेबल साइन। 3 साइन होता है, एक होता है प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल एंड पॉजिटिव। इसमें से प्रोबेबल साइन में आता है ये। क्या क्वेश्चन है? द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर, उसको क्या बोलते हैं? आपके ऑप्शन है चेडविक साइन, ओशिएंडर साइन, पिस्कैक्स साइन एंड गुडेल्स साइन। क्या पूछा है? एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग। तो इसको याद रखने के लिए हम कैसे याद रखेंगे? अ सॉफ्ट सर्विक्स इज अ गुड सर्विक्स फॉर द प्रेगनेंसी। कैसे याद रखेंगे? अ सॉफ्ट सर्विक्स इज अ गुड सर्विक्स फॉर द प्रेगनेंसी। तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा गुडेल्स साइन। इसके साथ में कोई लेना देना नहीं है, पर ये याद रखने के लिए बस आपको एक ट्रिक जैसा बताया है। कैसे याद रखेंगे? अ सॉफ्ट सर्विक्स इज अ गुड सर्विक्स फॉर द प्रेगनेंसी। मतलब अगर एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ऐसा पूछे तो क्या लिखना है? गुडेल्स साइन। चेडविक साइन का मतलब क्या होता है? ब्लूइश एंड वायोलेट डिस्कलरेशन ऑफ द वल्वा। डिस्कलरेशन आता है वहां पे, क्या आता है? चेडविक साइन। ब्लूइश एंड वायोलेट डिस्कलरेशन ऑफ द वल्वा। ओशिएंडर साइन किसको बोलते हैं? जब फॉर्निक्स में, वजाइनल फॉर्निक्स में पल्सेशन फील होता है, पल्स फील होती है, उसको हम बोलेंगे ओशिएंडर साइन। पिस्कैक्स साइन किसको बोलते हैं? तो जब यूट्रस में नॉर्मली जब एम्बेडिंग होता है, जो ओवम, फर्टिलाइज ओवम जब एम्बेड होता है और धीरे धीरे बढ़ता है, तो यूट्रस में क्या देखने को मिलता है? एसिमेट्री देखने को मिलता है। एक साइड पे थोड़ा छोटा होता है, एक साइड पे थोड़ा फुला हुआ होता है। इसको हम क्या बोलेंगे? एसिमेट्री। तो ये जो एसिमेट्री देखने को मिलती है, उसको हम क्या बोलेंगे? पिस्कैक्स साइन। जो यूट्रस में एसिमेट्री देखने को मिलता है, इसको हम बोलेंगे पिस्कैक्स साइन। एंड a soft cervix is a good cervix for the pregnancy is a Goodell's sign. Next question is the technique of psychoanalysis includes following except. साइकोएनालिसिस की टेक्निक्स पूछी है, पर एक्सेप्ट पूछा है। कौन सी कंडीशन नहीं आती है ये पूछा है। ठीक है, ऑप्शन ए है एक्सप्लोरेशन, ऑप्शन बी है फ्री एसोसिएशन, ऑप्शन सी है क्ले एसोसिएशन एंड ऑप्शन डी ट्रांसफरेंस। क्या पूछा है? टेक्निक पूछी है। एक एक करके देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। एक्सप्लोरेशन का मतलब क्या होता है? जब कोई थेरापिस्ट, जो भी उसके साथ सामने थेरेपी लेने के लिए जो पेशेंट आया है, उसको ऐसा बोलेंगे कि तुम्हें जो भी फील हो रहा हो, जो भी किसी भी मेमोरी के बारे में बात करनी हो, उसी कोई भी मेमोरी के बारे में बात करनी हो, कोई भी इमोशन के बारे में बात करनी हो, उसको एक्सप्लोर करते हैं, उसके डीप में जाते हैं, उसकी डिटेलिंग में जब थेरापिस्ट जाते हैं तो वो उसको क्या बोलेंगे? एक्सप्लोरेशन। उस फीलिंग को वो एक्सप्लोर करता है, उसको हम बोलेंगे एक्सप्लोरेशन। फ्री एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? पेशेंट को बोलेंगे कि मैं तुम्हें, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप जो भी फील कर रहे हो, आप किसी भी बारे में बात कर रहे हो, मैं आपको जज नहीं करूँगा। ऐसा बोलने का तो पेशेंट जो है वो जो भी कंडीशन फील कर रहा हो, अच्छा हो बुरा हो, या जो भी उसके दिमाग में होगा वो बाहर निकाल देगा। उसको हम बोलेंगे फ्री एसोसिएशन। क्ले एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? क्ले एसोसिएशन यानी जो एंजाइटी है उसको रिलीव करने के लिए के साथ उसको जो है वो आर्टिस्टिक एक मेथड है, उसके साथ उससे उसको एंजाइटी रिलीव करने के लिए देते हैं। और ट्रांसफरेंस मतलब क्या होता है? कि जब कोई पर्सन होता है वो कोई फीलिंग को अपने पास्ट में किसी पर्सन से
प्रेजेंट में या फिर किसी और पर्सन से प्रेजेंट के किसी और पर्सन के साथ जोड़ देता है, वही सेम फीलिंग उसके साथ अगर शेयर करना लगता है तो उनको बोलेंगे ट्रांसफ़र। फीलिंग का ट्रांसफ़र, इमोशंस का ट्रांसफ़र करता है, उसको बोलेंगे ट्रांसफरेंस। अगर ट्रांसफरेंस आपको एग्जांपल देके समझाओ तो मान लो एक एडल्ट है, ठीक है, 20-22 साल का, वो थेरेपी लेने के लिए गया है और उसको पूछा है कि भाई आपके बचपन के बारे में बताओ। तो वो बचपन के बारे में बताएगा कि जब मैं 4-5 साल का था तब मेरे पापा बहुत डोमिनेंट थे, मुझे बहुत मारते थे और घर से बाहर नहीं जाने देते थे और मेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। तो वो जो उसकी फीलिंग है वो एक ट्रॉमेटिक इंसिडेंस है, ठीक है, उसके दिमाग में एक ट्रॉमा छोड़ रखा है। अब उसके अगर मान लो कि कुछ साल पहले जब उसके पापा की उम्र कितनी होगी, अब 35-36 साल की उम्र होगी, स्लिम ट्रिम होंगे और बियर्ड एंड मस्टाच होगी, ठीक है, ऐसा लुक होगा। पर अभी वो प्रेजेंट में जो भी आदमी उसकी तरफ दिखेगा, उसकी की तरह दिखता है, तो वो क्योंकि बचपन में के पापा ने उसके साथ बहुत मारपीट की थी, अच्छा बिहेव नहीं किया था, वो एक ट्रॉमा, तो उसके पापा जैसे दिखने वाला जो भी व्यक्ति प्रेजेंट में उसको दिखेगा, उसके लिए उसको डिसलाइक आ जाएगा, उसके लिए उसको हेट आ जाएगा, भले ही उस व्यक्ति ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा हो। तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसफरेंस। वो नेगेटिव फीलिंग ट्रांसफर कब हुआ? पास्ट से लेके प्रेजेंट में। अब वो उसका थेरापिस्ट भी हो सकता है, उसका थेरापिस्ट भी मान लो कि सेम उसके फादर की तरह, उसके हाइट भी वैसी है, एज भी वैसी है और बॉडी का पोस्चर ऐसा है, तो उसको थेरापिस्ट के लिए भी हेट आ सकता है, तो उसको बोलेंगे ट्रांसफरेंस। दो प्रकार के होते हैं, नेगेटिव जो मैंने अभी बताया, नेगेटिव फीलिंग, और दूसरा होता है पॉजिटिव फीलिंग। बचपन में कोई पॉजिटिव फीलिंग रही और प्रेजेंट में किसी के लिए वो फीलिंग आ जाती है, उसको बोलेंगे पॉजिटिव ट्रांसफरेंस। तो चारों का मतलब देख लिया, एक्सप्लोरेशन, फ्री एसोसिएशन, क्ले एसोसिएशन एंड ट्रांसफरेंस। इसमें आपको कौन सी कंडीशन जो साइको एनालिसिस की नहीं लगती है? क्ले एसोसिएशन नहीं लगती है क्योंकि वो साइको एनालिसिस में नहीं आती है, वो तो किसी एंजाइटी को रिलीव करने के लिए जो आर्टिस्टिक मेथड है उसका नाम है, और ये तीनों जो है वो साइको एनालिसिस में आती है, ठीक है। तो आपका सही ऑप्शन है क्ले एसोसिएशन। द कंडीशन वेयर द यूट्रस टर्न्स इनसाइड आउट इज नोन एज। ऐसी कंडीशन जिसमें यूट्रस जो होता है वो उल्टा हो जाता है, टर्न इनसाइड डाउन, मतलब ऐसे उल्टा नहीं होता है, अंदर का जो है वो बाहर आता है। जैसे हम कपड़े निकालते हैं, ठीक है, मान लो टी शर्ट ऐसे निकालते हैं तो टी शर्ट कैसे उल्टी हो जाती है, वैसे ही इनसाइड आउट मतलब यूट्रस जो होता है वो उल्टा हो जाता है, ठीक है। उस कंडीशन को क्या बोलते हैं? रेट्रोवर्जन, प्रोलैप्स, एंट्रीवर्जन या फिर इनवर्जन। यूट्रस इनसाइड आउट हो जाता है, वैसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? नीचे लिखिए आंसर अगर आपको पता है। जी, इसका सही आंसर है आंसर डी, इन्वर्जन। क्या बोलते हैं उसको? इन्वर्जन। अगर यूट्रस इनसाइड आउट टर्न हो जाता है, वैसी कंडीशन को क्या बोलेंगे? इन्वर्जन। रेट्रोवर्जन किसको बोलते हैं? कि यूट्रस जो है वो पीछे की तरफ अगर झुक जाता है, पीछे की तरफ टिल्ट हो जाता है, तो उसको बोलेंगे रेट्रोवर्जन। रेक्टम की ओर ट्विस्ट जो टिल्ट हो जाता है उसको रेट्रोवर्जन बोलेंगे। अगर आगे की ओर टिल्ट हो जाता है तो उसको एंटीवर्जन बोलेंगे। और प्रोलैप्स का तो क्या मतलब होता है कि जब पेल्विक के मसल्स जो है वो लूज हो जाते हैं, जिसने यूट्रस को अपने स्थान पर इसी तरीके से पकड़ के रखा है, वो सारे मसल्स लूज हो जाते ही यूट्रस क्या है, नीचे आ जाएगा, अपने स्थान से नीचे आ जाएगा, उसको क्या बोलेंगे? प्रोलैप्स बोलेंगे। और अगर इनसाइड आउट टर्न होता है तो उनको क्या बोलेंगे? इन्वर्जन बोलेंगे। अब ये इन्वर्जन क्यों देखने को मिलता है, कब कब देखने को मिलता है? तो मान लो जो प्लेसेंटा चिपकी होती है यूट्रस में, अब क्या होता है जब प्लेसेंटा डिलीवर होती है तो वो ठीक से सेपरेट नहीं हो पाती, वो यूट्रस से ठीक से सेपरेट नहीं होगी, तो वो क्या होगी, यूट्रस की को अपने साथ साथ खींचेगी, और साथ खींचने की वजह से यूट्रस जो है वो उल्टा हो जाता है, टर्न इनसाइड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है इन्वर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन द अकरेंस ऑफ OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ठीक, इसका मतलब तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा ही दिया। ऑब्सेशन मतलब अनवांटेड रिपीटेटिव थॉट्स, एंड कंपल्जन्स आर द एक्शंस न्यूट्रलाइज दैट ऑब्सेशन। उसी ऑब्सेशन के लिए, तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हम जो एक्शन करते हैं उसको बोलते हैं कंपल्जन। इसमें
सा न्यूरो ट्रांसमीटर जो है वो इन्वॉल्व रहेगा? ऑप्शन ए डोपामिन, ऑप्शन बी एसिटाइल कोलाइन, ऑप्शन सी एपिनेफ्रिन, या फिर ऑप्शन डी सीरोटोनिन। ठीक है, आपका सही आंसर क्या रहेगा इसमें? ऑप्शन डी सीरोटोनिन, क्योंकि सीरोटोनिन जो है वो हमारी बॉडी में काफ़ी जो फंक्शंस है बॉडी, जैसे कि स्लीप हो गया, मेमोरी हो गया, या फिर मान लो थिंकिंग की जो प्रोसेस हुई उसके साथ कनेक्टेड है। अगर उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है सीरोटोनिन में, तो उससे क्या होगा, रिपीटेटिव थॉट्स आने चालू होंगे, और उसी रिपीटेटिव थॉट्स की वजह से ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जब भी ओसीडी पूछे तो क्या लिखना है? सीरोटोनिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ? इस 4 महीने जो दी गए हैं उसमें से कौन सा महीना एंटी मलेरिया मंथ से सेलिब्रेट होता है? दिसंबर, मई, जून या जनवरी? एंटी मलेरिया मंथ, तो अभी जो मंथ चल रहा है वही मंथ एंटी मलेरिया मंथ है। कौन सा मंथ चालू हुआ है? जून। जून इज द एंटी मलेरिया मंथ। इसके साथ साथ जून एक और मंथ भी है जिसको प्राइड मंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राइड मंथ। प्राइड मंथ किसके लिए सेलिब्रेट होता है? जो LGBTQ कम्युनिटी होती है उसको सेलिब्रेट करने के लिए प्राइड मंथ जो है वो सेलिब्रेट होता है। और वो भी कब होता है? जून महीना। यही जो महीना है वो किसके लिए होता है? प्राइड मंथ और एंटी मलेरिया मंथ तरीके सेलिब्रेट होता है। रिटेनिंग डेड फिटस इन यूट्रस फॉर अ फ्यू वीक्स इज नोन एस। अगर फिटस की जो है अंदर यूट्रस में डेथ हो चुकी है पर वो काफ़ी वीक तक अंदर यूट्रस में ही रहता है, कंडीशन को क्या बोलेंगे? हमारे ऑप्शन है कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन या फिर रिकरेंट अबॉर्शन। बोलेंगे इसको कंप्लीट अबॉर्शन बोलेंगे? नहीं, कंप्लीट अबॉर्शन में क्या होगा? जितना भी यूट्रस के अंदर फिटस होगा उसके साथ साथ जो भी अंदर डेवलप हुआ होगा वो सब एक साथ यूट्रस के बाहर निकल जाएगा। कंप्लीट अबॉर्शन मतलब यूट्रस के अंदर कुछ भी नहीं बचता, वो है कंप्लीट अबॉर्शन। अगर कुछ कुछ भाग अंदर रह जाता है उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट अबॉर्शन। मिस्ड अबॉर्शन यानी कि अंदर अबॉर्शन हो जाता है यूट्रस में पर वो काफ़ी वीक तक हमें पता नहीं लगता, इसको बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन, हम मिस कर गए अबॉर्शन। और रिकरेंट अबॉर्शन मतलब कि अगर किसी लेडी को बार बार अबॉर्शन हो रहा है तो उसको रिकरेंट अबॉर्शन बोलेंगे। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मिस्ड अबॉर्शन, कि अबॉर्शन हो चुका है पर काफ़ी वीक तक हमें पता नहीं लगता। तो जो जो डेड फिटस है वो यूट्रस के अंदर ही रहता है उतने वीक तक, उसको हम बोलेंगे मिस्ड अबॉर्शन। कंप्लीट में कंप्लीट अबॉर्शन हो जाता है, सब कुछ निकल जाता है। इनकम्प्लीट में थोड़ा हिस्सा अंदर रहता है, थोड़ा हिस्सा बाहर रहता है, फिर उसको जो है रिमूव करना पड़ता है। और मिस्ड अबॉर्शन में हमें पता ही नहीं लगता कब अबॉर्शन हो गया, थोड़े वीक बाद पता चलता है। ठीक है, राइट आंसर इज मिस्ड अबॉर्शन। द एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एडवांटेज पूछे गए हैं पर एक्सेप्ट पूछा गया है, तो 3 कंडीशन वैसी है जो एडवांटेज है और एक कंडीशन एडवांटेज नहीं है। क्या क्या? प्रमोशन ऑफ द GI फंक्शन, ये बेबी को हेल्प करेगा, जब वो सक करेगा, ब्रेस्ट फीडिंग सक करेगा तो उसके GI फंक्शन भी प्रमोट होगा, डाइजेशन इंप्रूव होगा। फोस्टरिंग इम्यून डिफेंस, यस बिल्कुल होगा। जो हाँ, ये जो इम्यूनिटी आती है ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू, इम्यूनिटी बेबी में आती है, उस इम्यूनिटी को हम कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? इसके आगे के लेक्चर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? मदर के ब्रेस्ट मिल्क में के थ्रू जो इम्यूनिटी बेबी को मिलेगी उसको कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि रेडीमेड मिले हैं और नेचुरली मिले हैं, इसीलिए कौन सी इम्यूनिटी बोलेंगे?
नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, आईजी, जी जो प्लेसेंटा के थ्रू ट्रैवल करके बेबी के अंदर जाएंगे। ठीक है, और सी पूछा है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस एंड डी पूछा है इकोनॉमिक एडवांटेज। यस, इकोनॉमिक एडवांटेज भी है क्योंकि एकदम फ्री है। यस, तो क्या बचा? ऑप्शन सी, न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस इसका एडवांटेज नहीं है। न्यूट्रिशनल बैलेंस है, काफ़ी न्यूट्रिएंट्स है उसमें, बेबी के लिए जितने भी जरूरी है वो सब चीज़ें उसमें अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस। व्हेन MAOI मतलब मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स आर प्रिस्क्राइब्ड, द क्लाइंट शुड बी कॉशन्ड अगेंस्ट। अगर किसी को MOIs चल रही है तो उसको क्या ध्यान रखने के लिए बोलेंगे? ऑप्शन ए है एंगेजिंग एक्टिव फिजिकल एक्टिविटीज, ऑप्शन बी है यूज ऑफ मेडिकेशन विथ एलिक्जर बेस। एलिक्जर बेस मतलब कि जो स्वीटनर से ऐड करते हैं, जैसे कि कप सिरप में या जो सिरप होती है मोस्टली उसमें जो उसको एलिक्जर बेस बोलते हैं क्योंकि उसको स्वीटन किया होता है, उसके लिए उसको मना करेंगे। या फिर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, एंड ऑप्शन डी इज इंजेस्टिंग वाइन एंड एजेड चीज। ठीक है, कौन सा सही आंसर है? जिसको पता है वो नीचे लिख सकते हैं। इसका सही आंसर है आंसर डी, इंजेस्टिंग वाइन एंड एजेड चीज। क्यों? कि हमारी बॉडी में एक एमाइनो एसिड रहता है टायरामीन नाम का। क्या नाम है इसका? टायरामीन। अब ये टायरामीन क्या काम करता है? ये एक एमाइनो एसिड ही है, ये क्या काम करता है? टायरामीन जो है वो ब्लड प्रेशर को काफ़ी हद तक मैनेज करता है। क्या काम करता है? ब्लड प्रेशर मैनेज करता है। अब ये MAO है, मोनोएमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स है, ये क्या काम करेंगे? टायरामीन का ब्रेक डाउन करते हैं। क्या काम करते हैं? ब्रेक डाउन करते हैं। इसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है, कम रहता है। ठीक है, पर वाइन और एजेड चीज जो है कि ओल्ड चीज, उसमें होता है टायरामीन। क्या होता है? टायरामीन, वो भी ज़्यादा मात्रा में होता है। तो ये चीज़ें देने की वजह से बॉडी में क्या होगा? टायरामीन बढ़ेगा, तो टायरामीन बढ़ने की वजह से क्या होगा? हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस देखने को मिलेगी। इसीलिए अगर किसी को MOI चल रही हो तो उसको वाइन एंड एजेड चीज़ लेने के लिए मना करना है। ठीक है, ये ऑप्शन सी भी देखते हैं, प्रोलॉन्ग एक्सपोजर टू द सन, तो ये किसको मना करना है? हेलोपेरिडोल चल रही हो, कौन सी मेडिसिन? हेलोपेरिडोल। कौन सी है हेलोपेरिडोल? ये है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। तो किसी को हेलोपेरिडोल चल रही हो तो उसकी स्किन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होगी, और अगर सनलाइट से अगर थोड़ा सा भी कांटेक्ट हो जाता है में रैशेस पिगमेंटेशन देखने को मिलता है। इसलिए हेलोपेरिडोल चल रही हो तो सनलाइट में जाने के लिए मना करना है, एक्सपोजर बंद करना है। और अगर MOI चल रही हो तो ये वाइन और एजेड चीज़ लेने के लिए करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन कॉज ऑफ कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के अंदर जो है कॉन्स्टिपेशन है वो देखने को मिलता है, उसका कॉमन कॉज क्या है? लैक ऑफ फ्लूइड इंटेक, डिक्रीज फाइबर इंटेक, रिड्यूस इंटेस्टाइनल मोटिलिटी, या फिर लैक ऑफ एक्टिविटी। तो देखो, जब नॉर्मल लेडी होती है, प्रेग्नेंट नहीं होती है, तो यूट्रस छोटा सा होता है, प्रेग्नेंट होने के बाद बड़ा हो जाता है। तो जब इसकी कैविटी छोटी सी है, बड़ी होगी, तो उसके आसपास जितने भी ऑर्गन्स हो गए वो क्या होंगे? कंप्रेस होंगे, उसके ऊपर प्रेशर आएगा, जिसमें मेन है ब्लैडर और पीछे क्या है? इंटेस्टाइन। तो वो इंटेस्टाइन के ऊपर, इंटेस्टाइन की मोटालिटी रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है प्रेशर की वजह से। इसकी वजह से क्या देखने को मिलेगा? पेरिस्टालसिस मूवमेंट कम होगा और कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा। द राइट आंसर इज रिड्यूस्ड इंटेस्टाइनल मोटिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज विद इन अ जियोग्राफिक एरिया। कोई स्पेसिफिक जियोग्राफिक एरिया में कोई डिसीज लंबे समय से कांस्टेंट मौजूद है, उसको क्या बोलेंगे? एपिडेमिक, एंडेमिक, स्पोरा,
या फिर पेंडेमिक। देखो पेंडेमिक तो सबको पता ही होगा, तो वर्ल्ड वाइड जो डिसीज फैलता है उसको क्या बोलेंगे, पेंडेमिक। ये तो बिल्कुल नहीं है। अब बचा स्पोराडिक। स्पोराडिक को बोलेंगे वैसे डिसीज जो काफ़ी इरेगुलर तरीके से फैले हुए, इरेगुलर है, हाफ हैजार्डली फैले हुए हैं, उसको स्पोराडिक बोलेंगे। कि उसका कोई चौकस मतलब स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया नहीं है, या फिर उसकी क्वालिटी क्वांटिटी वो ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है, उसको हम बोलेंगे स्पोराडिक। तो ये भी नहीं आएगा। ज़्यादातर कंफ्यूजन ये दोनों में होता है, एपिडेमिक एंड एंडेमिक। एपिडेमिक किसको बोलेंगे, जहाँ भी अन आउटब्रेक ऑफ डिजीज शब्द आए, एपिडेमिक लिख देना। अन आउटब्रेक ऑफ डिसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया ऐसा पूछा, और उसमें लार्ज नंबर ऑफ सेम केसेस देखने को मिलेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। मतलब मान लो अगर कोई सिटी की जो मेन वाटर की पाइपलाइन है, जहाँ से पूरे शहर को पानी प्रोवाइड होता है, और उस शहर में और उस पानी में मान लो हेपेटाइटिस ई का वायरस जो है वो मौजूद है, सारे शहर को क्या हो जाएगा, हेपेटाइटिस ई। तो वो हेपेटाइटिस ई का एपिडेमिक होता है। और ऐसा पूछे कि कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ डिसीज इन अ जियोग्राफिकल एरिया, तो क्या लिखेंगे, एंडेमिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है एंडेमिक, कि कोई एक जियोग्राफिकल एरिया के अंदर फिक्स स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया में काफ़ी लंबे समय से अगर कोई डिसीज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे एंडेमिक। एपिडेमिक सडन आउटबर्स्ट ऑफ डिसीज इन अ लार्ज नंबर्स, उसको क्या बोलेंगे, एपिडेमिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है जल्दी। एमटीपी एक्ट 1971 इन इंडिया स्पेसिफाइज ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एमटीपी एक्ट आया 1971 में, उसमें से नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा स्पेसिफाई किया है। पर्सन्स हु शुड परफॉर्म एबॉर्शन, कंडीशन फॉर एबॉर्शन, टेक्निक्स फॉर एबॉर्शन, या फिर प्लेस फॉर कंडक्टिंग एबॉर्शन। ठीक है, उस एक्ट में क्या क्या दिया गया था। एक तो पर्सन्स हु शुड परफॉर्म एबॉर्शन, मतलब कि एबॉर्शन कौन से व्यक्ति कौन से सर्जन कर सकता है। दूसरा क्या दिया गया था, कंडीशन फॉर एबॉर्शन, कुछ कुछ कंडीशन दी गई थी कि अगर जो महिला है वो रेप विक्टिम है या फिर माइनर है, तो वैसी कंडीशंस में वो एमटीपी या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव जो यूज़ कर रहे थे उसके फेल्यूर की वजह से जो है रह गया, तो उसको हम बोलेंगे कंडीशन। तो अबॉर्शन के लिए कंडीशन दी गई थी, वो भी 20 वीक तक, कितने, अप टू 20 वीक तक ही अबॉर्शन करवा सकता है, वैसी कंडीशंस दी गई थी। टेक्निक्स ऑफ अबॉर्शन, जी नहीं, उसमें अबॉर्शन की कोई भी टेक्निक नहीं दी गई थी। इन प्लेस फॉर द कंडक्टिंग अबॉर्शन, यस, अबॉर्शन के लिए कौन सी स्पेसिफिक जगह तैयार करी गई थी, वहीं पर अबॉर्शन हो सकता है। तो तीन कंडीशन देखने को, ये तीन कंडीशन दी गई थी, और ये जो है टेक्निक ऑफ द अबॉर्शन नहीं दी गई थी। तो हमारा सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन सी, टेक्निक्स ऑफ द अबॉर्शन। तो इसको, इसके बाद अभी हाल ही में रिसेंटली एक एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट आया है 2021 के अंदर। कौन सा एमटीपी एक्ट था, वैसे ही अमेंडमेंट एक्ट आया है, कब आया था, 2021 में। उसके बाद अभी लेटेस्ट 23 में भी उसमें कुछ परिवर्तन किए गए हैं। जैसे कि अभी पहले 20 वीक तक था, उसको चेंज कर कुछ स्पेशल कंडीशन में 24 वीक तक भी उसको टर्मिनेट कर सकते हैं। पहले जो फीमेल थी वो मैरिड होना ज़रूरी थी, अभी अनमेरिड जो फीमेल होती है वो भी जो प्रेगनेंसी है वो टर्मिनेट कर सकती है। ठीक है, अभी भी अप टू 20 वीक्स ही है, पर ऐसी कंडीशन है, स्पेसिफिक कंडीशन दी गई है जिसमें 24 वीक तक भी आप टर्मिनेट करवा सकते हैं। कब आया था अमेंडमेंट, कब आया था, 2021 में, और एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओमेगा साइन इन सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओमेगा साइन मतलब क्या होता है, जो ऐसा साइन होता है ना, इसको क्या बोलेंगे, ओमेगा साइन। ठीक है, तो ओमेगा साइन किसमें देखने को मिलेगा, एंशियस पेशेंट के अंदर, डिप्रेस पेशेंट के अंदर,
या फिर डेल्यूडेड पेशेंट के अंदर, या फिर नेगेटिविस्टिक पेशेंट के अंदर। हाँ, देखने को मिलता है ओमेगा साइन। दिखाता हूँ आप किसको बोलते हैं ओमेगा साइन। दिस इज द ओमेगा साइन। जब कोई पेशेंट बहुत ही ज़्यादा ही डिप्रेसिव होता है तब ये साइन देखने को मिलेगा। किस में देखने को मिलेगा? डिप्रेशन के अंदर। तो दिस इज ओमेगा साइन। वो इतना ज़्यादा एंशियस होता है कि उसकी आईब्रोज जो होती है वो उस शेप में आती है कि ये लाइनिंग देखने को मिलती है। ठीक है, इसको बोलेंगे ओमेगा साइन। और किस में देखने को मिलेगा ये? हमारा सही ऑप्शन है डिप्रेस्ड पेशेंट्स। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, डिप्रेस्ड पेशेंट। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू अ फंगल इन्फेक्शन फॉर फुट। फुट के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन होता है उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए टीनिया कॉर्पोरिस, ऑप्शन बी टीनिया पेडिस, ऑप्शन सी टीनिया कैपाइटिस या फिर कैपिटिस, या ऑप्शन डी टीनिया क्रूसिस। तो देखो ये तो बहुत सामने है हमारे, पेडिस जहाँ भी आता है वहाँ क्या आएगा? फूट। तो फूट में जो भी टीनिया देखने को मिलता है, फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलता है, उनको क्या बोलेंगे? टीनिया पेडिस। टीनिया कॉर्पोरिस किसको बोलते हैं? नेक या फिर ट्रंक के अंदर देखने को मिलता है। कहाँ पे? नेक, ट्रंक, आर्म्स हाथों में, आर्म्स, लेग्स। अगर इन जगहों पे जो है फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। लेग्स बोला है, हाँ, लेग्स अगर आता है तो कॉर्पोरिस आएगा, पर फुट आता है तो पेडिस आएगा। ठीक है। और नेक्स्ट है टीनिया कैपिटिस। जो हेयर में, स्काल्प के अंदर जो फंगल इन्फेक्शन देखने को मिलेगा उनको हम बोलेंगे कैपिटिस, स्काल्प। और क्रूसिस मतलब ग्रोइन के अंदर। मोस्टली ग्रोइन में होता है, बटक्स पे होता है, तो हम बोलेंगे टीनिया क्रूसिस। ठीक है। पैर में, फुट में होता है तो पेडिस, और लेग्स, आर्म्स, नेक, ट्रंक में होता है तो कॉर्पोरिस, अल्प में होता है तो कैपिटिस, एंड ग्रोइन या फिर बटक्स के एरिया में होता है, प्राइवेट पार्ट में होता है, उसको बोलेंगे टीनिया क्रूसिस। नेक्स्ट मूव दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। इसमें से कौन सी कंडीशन में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? नहीं दे सकते, HIV में नहीं दे सकते, लेप्रोसी में नहीं दे सकते, TB में नहीं दे सकते, या फिर टाइफॉइड में नहीं दे सकते। इसमें नहीं दे सकते। लेप्रोसी कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है, या फिर क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है। TB कैसे फैलेगा? सेम। टाइफॉइड किससे फैलता है? फीकल रूट से फैलता है। तो इसमें से कुछ भी आपको लगता है ब्रेस्ट फीडिंग देने की वजह से फैलता होगा? नहीं। कौन सा बच्चा? ऑप्शन HIV। अगर HIV होता है मदर को तो ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। क्यों? क्योंकि जो HIV कौन सा वायरस है? रिट्रोवायरस है। ठीक है, RNA है। तो ये प्लाज्मा में जो है, मदर के प्लाज्मा के अंदर ज़्यादा मात्रा में RNA होता है और वो ज़्यादा मात्रा में इन्फेक्टेड होता है। अब प्लाज्मा में है तो ब्रेस्ट मिल्क में भी होगा। तो ब्रेस्ट मिल्क में HIV होने की संभावना होने की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग इज इंडिकेटेड इन HIV मदर्स। ठीक है। अगले क्वेश्चन में आएंगे। फ्रीक्वेंट सीरम लेवल मॉनिटरिंग इज रिक्वायर्ड व्हेन द पेशेंट इज ऑन। इसमें से कौन सी ड्रग अगर पेशेंट को लंबे समय से चल रही हो तो फ्रीक्वेंट सीरम लेवल की मॉनिटरिंग जरूरी है? एमिट्रिप्टिन, एलोपेरिडोल, लिथियम, या फिर लोराज़ेपाम। तो कब जरूरी होती है? जब ऐसी मेडिसिन चल रही हो, कोई ड्रग चल रही हो जिससे एक्यूमुलेशन हो, और एक्यूमुलेशन ऐसा हो कि उसकी टॉक्सिक इफेक्ट हो, और टॉक्सिक इफेक्ट बहुत ही ज़्यादा हो। तो इसमें से एक ही ड्रग ऐसी है जो एक्यूमुलेशन हो सकती है और उसकी साइड इफेक्ट, उसकी जो साइड इफेक्ट है वो ज़्यादा हो सकती है। तो लिथियम इज़ द राइट आंसर। लिथियम चल रही हो तो फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग जरूरी है। लिथियम का थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? थेराप्यूटिक लेवल कितना होता है? 0.6
से 1.2, 0.6 से अगर नीचे रहेगा तो जो हमें डिज़ायर इफेक्ट चाहिए वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्राप्त नहीं होगी। और अगर 1.2 या फिर स्पेसिफिकली 2 से ज़्यादा होता है, 2 से ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वो एक टॉक्सिक लेवल अचीव कर लेता है और उसकी साइड इफेक्ट बहुत ही सीरियस होती है। तो 2 से नहीं बढ़ना चाहिए, 0.6 से कम भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए फ्रीक्वेंसी लेवल मॉनिटरिंग इज नेसेसरी। एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। कौन सी ऐसी ड्रग है जो प्रेगनेंसी में उनसे कॉन्ट्राइंडिकेटेड है? टीबी वाली ड्रग। तो मैंने थोड़े क्वेश्चन पहले ही बताया था। कौन सी ड्रग होती है जो फिटस को इफेक्ट आती है? टेरेटोजेनिक ड्रग। तो इसमें से टेरेटोजेनिक ड्रग कौन सी है? इन चारों में से स्ट्रेप्टोमाइसिन इज अ टेरेटोजेनिक ड्रग। वो फिटस के ऊपर डायरेक्ट इफेक्ट कर सकती है, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्टली, और फिटस और या फिर बेबी बॉर्न होगा चाइल्ड, उसमें डेफनेस की प्रॉब्लम ऑटोटॉक्सिक के साथ वो बच्चा पैदा हो सकता है। तो सही आंसर है स्ट्रेप्टोमाइसिन। ये तीनों मेडिसिन दे सकते हैं उसके साथ में, बट स्ट्रेप्टोमाइसिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इसकी जगह पे सेफेलोस्पोरिन एंटीबायोटिक देते हैं। 28 क्वेश्चन है, एंटीडोट फॉर द ओवरडोज ऑफ वारफारिन। वारफारिन क्या है? वारफारिन एक ओरल बोला जाए तो ओरल एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन है। क्या है? ओरल एंटीकोएगुलेंट मेडिसिन। तो उसका एंटीडोट क्या है? प्रोटामिन सल्फेट, हिपेरिन, एट्रोपिन सल्फेट या फिर विटामिन के। तो हिपेरिन तो ऑलरेडी एक एंटीकोएगुलेंट है, और प्रोटामिन सल्फेट हिपेरिन तो ऑलरेडी एक एंटीकोएगुलेंट है, और उसका एंटीडोट ही प्रोटामिन सल्फेट है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट है, और वारफारिन का एंटीडोट क्या होगा? विटामिन के। अगर वारफारिन ज़्यादा हो जाता है, ओवरडोज हो जाता है, तो उसका एंटीडोट रहेगा विटामिन के। और हिपेरिन का कौन सा रहेगा? प्रोटामिन सल्फेट। काफ़ी एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है, बार बार पूछा गया है, तो ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हिपेरिन का एंटीडोट प्रोटामिन सल्फेट, और वारफारिन का एंटीडोज विटामिन के। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट सिफेलोस्पोरिन्स? सिफेलोस्पोरिन्स जो एंटीबायोटिक है उसमें से करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट पूछा है। दे आर बैक्टीरियोस्टैटिक, दे आर बीटा लैक्टम ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक, they have wider spectrum of activity penicillin and none of above। क्या होता है? तो इसका ऑप्शन ए ही गलत है। they not are the bacteriocidic static, are the bactericidal। क्या है? बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोस्टैटिक नहीं है। तो हमारा राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दे आर बैक्टीरियोसाइडल, ठीक है। So they also are the beta lactam group of antibiotic and they have wider spectrum of activity than the penicillin। इसीलिए पेनिसिलिन की जगह सिफेलोस्पोरिन यूज करता है अभी। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन इंक्लूड। इसमें से कौन सा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है जो हाइपरटेंशन में यूज होता है? प्राजोसिन, एनालेप्रिल, कैप्टोप्रिल या फिर निफिडिपिन। देखो प्राजोसिल तो हो गया अल्फा ब्लॉकर, क्या होगा ये? अल्फा ब्लॉकर। अगर जिसके पीछे प्रिल आता है वो क्या होते हैं? ACE इनहिबिटर्स। इससे पहले आगे हमने बात कर ली, कौन से होते हैं? ACE इनहिबिटर्स, यानी कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। तो क्या बचा? निफिडिपिन। जिसके पीछे भी डिपिन आएगा वो क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। एक और कंडीशन आती है लोल वाली, जिसके पीछे लोल आता है, जैसे हमने इसके पहले के ऑप्शन में देखा, एटेनोलोल, प्रोप्रेनोलोल, ये सब क्या होगा? बीटा ब्लॉकर्स होंगे। जिसके पीछे डिफिन आता है, निफिडिपिन, एमलोडिपिन, ये सब क्या होते हैं? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर होते हैं। और जिसके पीछे आते हैं ये होंगे ACE इनहिबिटर्स। तो आज का सेशन यहाँ पे ख़त्म करते हैं। इसके साथ साथ जैसे मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि मिशन हाई के पास बहुत ही वाइडर रेंज ऑफ बुक्स है। इंडिया में जितनी भी नर्सिंग एग्ज़ाम ली जाती है उसके लिए एक डेडिकेटेड बुक तैयार की गई है,
ठीक है। तो आपको जो भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही हो, हमारे पास सबका कलेक्शन है, ठीक है। उनको ऑर्डर करने के लिए आप missionhighpublications.com में जा सकते हैं, या फिर इस दिए गए नंबर पे आप कॉल करके वो बुक्स परचेज कर सकते हैं। तो था मेरा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये MCQ तो जो हम सॉल्व करते हैं वो अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, और साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं, साथ साथ में आंसर्स भी देते हैं, और हमारे वीडियोज़ को काफ़ी अच्छा प्रतिभाव भी देते हैं। ये जान के हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छा करने के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियोस आप फैलाएंगे और लोगों तक, आपके दोस्त तक, जो लोग भी तैयारी करते हैं सबके साथ फैलाएंगे, और सबको पढ़ने में हेल्प करेंगे। बस दैट इज़ माय टाइम। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए कीप रीडिंग। थैंक यू।